नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सक्सेस पॉइंट की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ ही मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अधिकार चाहते हो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना चाहते हो तो मरना सीखो। ये अत्यंत ही सुंदर पंक्तियां जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा कही गई थी। तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कर्पूरी जी को आज भारत रत्न से नवाजा जाएगा। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो किसी विशेष उपलब्धि या अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, जिन्होंने लाइफ टाइम इसके लिए संघर्ष किया किसी उपलब्धि के लिए। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो हम जानते हैं कर्पूरी जी के बारे में। देखना, कर्पूरी जी का जन्म एक बिहार के छोटे से गांव में हुआ था और वहीं पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पाई। उसके बाद इन्होंने एक सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन चलाया, तो जननायक के नाम से जाने जाते हैं। जननायक इनकी उपलब्धि थी क्योंकि ये जनता में इतने पॉपुलर हुए, इतनी प्रसिद्धि पाई कि जनता इनको जननायक के नाम से जानती है। तो जन्म कहां पर हुआ था? समस्तीपुर में, जो कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, बिहार के समस्तीपुर में, 24 जनवरी सन 1924 को। इसीलिए 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम इनकी जयंती मनाते हैं। और इस बार खास बात यह होगी कि इनकी 100वीं जयंती यानी कि 100 जो एनिवर्सरी है वो मनाई गई है और भारत सरकार ने इनको भारत रत्न पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया था, यानी कि नवाजा जाएगा आज। इनका जो गांव किस जिले में आ जाएगा? समस्तीपुर में। और इनकी माता का नाम श्रीमती राम दुलारी, पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। इनकी अगर हम उपलब्धियों की बात करते हैं या इनकी उपाधियों की बात करते हैं तो एक तो सबसे बड़ी जो उपाधि होने वाली है ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के हाथों से दिया जाता है और ये पीपल की पत्ती के रूप में बना होता है, प्लेटिनम धातु का बना होता है। ये भारत का सबसे सर्वोच्च जो सम्मान होगा किसी नागरिक के लिए, वो पुरस्कार दिया जाता है। और आज ही के दिन इनके नाम से मेमोरियल कॉइन्स जारी किए जाएंगे, जो एक संग्रहालय में सिक्के रखे जाते हैं। मेमोरियल कॉइन्स 100 रुपीज का होगा सिक्का। इनके नाम से पहले भी डाक टिकट जारी किए गए हैं, लेकिन उसको मॉडिफाइड करके एक नया डाक टिकट जारी किया जाएगा। तो उपलब्धियां क्या क्या रही आज के दिन? एक तो भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा, दूसरा मेमोरियल कॉइन जारी किया जाएगा, जो एक सिक्का होगा मेमोरियल के रखा जाएगा संग्रहालय में किसी म्यूजियम में, और एक डाक टिकट इसमें मॉडिफाइड किया जाएगा जो जारी किया गया है। तो उपलब्धियां क्या रही हैं कि 1952 में पहली बार विधानसभा का ये बिहार से चुनाव लड़े थे। 1952 के बाद में यानी कि 52 के बाद ये कभी भी वहां पर इलेक्शन नहीं आ रहे विधायकी का। और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके साथ साथ एक बार बाद में ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जो डिप्टी सीएम बनते हैं। इनकी जो मेन उपलब्धि थी वो सामाजिक न्याय चाहते थे, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लास होती हैं या नीचे पिछड़ा वर्ग होता है उसको ऊपर लाना, इनके अपलिफ्ट करना, उसके लिए जीवन पर्यटन कार्य करते रहे। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी सबसे पहले जो इन्होंने एक अपनी भूमिका अदा की 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, तब इनको कुछ सजा भी दी गई। जेल की यातनाओं के बाद में इनकी जब रिहाई हुई तो बाद में फिर ये स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें करो या मरो का नारा भी दिया गया था गांधी जी के द्वारा, उसमें भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो 2 वर्ष से अधिक या लगभग 26 या 27 महीने तक ये जेल यातनाओं के बाद में रिहा किए गए थे और इनको भागलपुर की जेल में बंद किया गया था, कैद किया गया था। छात्रों की एक सभा को संबोधित करते हुए कर्पूरी जी ने कहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध चूंकि मूवमेंट चलाया था कि अंग्रेजों की संख्या बहुत कम है, हम भारतीयों की संख्या अधिक है, कि भारतीय संख्या में अधिक है, अत्यधिक मजबूत हैं और ये अपने थूकने मात्र से ही अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ सकते हैं। देशद्रोह का इन पर आरोप लगाया गया, उसी आरोप में इनको सजा भी दी गई फिर दोबारा। तो छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने भाषण दिया था कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक देने मात्र से ही अंग्रेजी राज बह जाएगा। इन पर सेडिशन का आरोप लगाया गया, देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उसके बाद में फिर कुछ सजा के बाद रिहा कर दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी का यह भी कहना था कि जो शोषित वर्ग होता है, एक्सप्लॉइट, जिसका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, वो 90% इंडिया में था उस समय, कि 90% जो शोषित वर्ग हैं
इसलिए जो यहाँ का धन है या यहाँ की धरती है, यहाँ की राजनीति में उस 90% की हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अपने मोमेंट में, अपने भाषणों में इस बात का हमेशा वो जिक्र करते थे। तो कर्पूरी ठाकुर जी का कहना था 100 में से 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90% भाग हमारा है। तो ये उनकी बहुत ही अच्छी पंक्ति है, मैं इसे बहुत लाइक करता हूं व्यक्तिगत रूप से। इसके साथ साथ इनकी जो सुंदर कविता है जो अभी मैंने पढ़कर सुनाई थी कि अधिकार चाहते हो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना चाहते हो तो मरना सीखो, इसने काफी प्रसिद्धि पाई, काफी पॉपुलैरिटी पाई इसने। इसीलिए शायद ये जन जन में इतने लोकप्रिय हुए और इनको जननायक की उपाधि दी गई। एक लोक नायक थे, चूंकि अपना राजनीतिक गुरु मानते थे कर्पूरी जी, जयप्रकाश नारायण, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। इसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया जी को भी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, चूंकि काफी टिप्स या काफी गुण उनसे सीखे गए, तभी तो सक्रिय राजनीति में आए। फिर ये आगे देखते हैं राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण और समाजवादी जो चिंतक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बाद में फिर जो बिहार की स्थानीय एक राजनीति है वहां पर कर्पूरी जी को अपना गुरु माना गया। तो इन्हें भारत रत्न से क्यों नवाजा गया, क्यों इनको चुना गया, सिलेक्ट किया गया, तो इसके बारे में जानते हैं। वह अपनी सत्यनिष्ठा, सादा जीवन, उच्च विचार और सामाजिक न्याय की वकालत के लिए जाने जाते थे। हमेशा इसी के लिए काम किया है उन्होंने। उनका ये कहना था कि 90% जो शोषित वर्ग है उनको ऊपर उठाने के लिए उनको पहले शिक्षित किया जाए, फिर कुछ राजनीति में भी आना चाहिए, तभी अपने अधिकारों की मांग करेंगे। जैसे आरक्षण की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं कर्पूरी जी की उसमें विशेष योगदान ना है, क्योंकि महिलाओं को जो 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, 33% आरक्षण, ये बाद में एक आयोग भी बनाया गया जैसे मंडल आयोग, तो इनकी सिफारिशों को उसमें से प्रेरित किया गया है, यानी कि इंक्लूड किया गया है। ठाकुर जी पिछले वर्गों के सशक्तिकरण पर जोर देने वाले पहले व्यक्ति थे। उनको एनफोर्स के लिए कि उनका सशक्तिकरण यानी कि अपलिफ्टमेंट हो जाए, उनका उत्थान हो जाए, जिसे अंत मंडल आयोग की सिफारिशों के लिए भी रास्ता तैयार किया। मंडल आयोग में इनकी कुछ जो डिमांड्स थी या इन्होंने जो कार्य किया उनको इंक्लूड किया गया है। इनकी ईमानदारी का व्यक्तित्व, ये कितने ऑनेस्ट थे या ईमानदार, आज के युग में शायद सोचना भी असंभव बात ये लगती है। तो ये बताते हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री तो रही हैं और विधायिका का चुनाव हर बार ही ये जीते हैं। उसके बावजूद भी ये अपनी किराए की रिक्शा से अपना सफर तय करते थे जब ये ऑफिस भी आते थे या फिर ऑफिस से घर जाते थे। तो लेखकों ने इनके बारे में ईमानदारी का परिचय देते हुए ऐसी भी चर्चा की है कि परिवार में एक शादी के दौरान एक जो विवाह समारोह होता है, अपने मुख्य अतिथियों को इन्होंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो वहां पर गाड़ी से आएंगे या फिर अपने निजी वो चौपर से आ सकते हैं, यानी कि जो ये होता है हेलीकॉप्टर, तो वहां पर भीड़ ना लग जाए, कभी शानो शौकत को देखते हुए उसमें डिप्रेस्ड लोग हिस्सा ना लें। तो ये उनका एक बड़प्पन का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। एक बार ईमानदारी का परिचय देते हुए बोलते हैं, चूंकि ये एक पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, इनकी जो जाति होती है वो नाई, जो बार्बर होते हैं बाल काटने वाले, उससे संबंधित है। शिक्षा में चूंकि निपुण थे, तो जब ये मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री कार्यालय में इनके पास एक रिश्तेदार पहुंचते हैं, जो बहनोई होते हैं, वो रिश्तेदार इनके पास आए और वहां पर कहने लगे कि एक छोटी सी नौकरी के लिए उनकी सिफारिश की आवश्यकता है, यानी कि रिकमेंड वो कर दें, एक सिफारिश दे दे अपनी। इन्होंने अपनी पॉकेट से 50 रुपए का नोट निकाला और उनके हाथ में थमाया और ये कहा कि इनका आप उस तरह खरीद कर अपना पुश्तैनी काम ही कीजिए, क्योंकि वो भी नाई थे, कि इनका उस तरह या बाल बनाने की जो सामग्री है वो आ जाएगी। तो वहां से चले गए थे, उनके लिए सिफारिश नहीं की थी इन्होंने। तो इनकी ईमानदारी का परिचय दिया जाता है। मुख्यमंत्री होने के बावजूद या उसके बाद में भी कोई संपत्ति इनके नाम से नहीं थी, यहां तक कि एक झोपड़ी ही थी, इनका कोई निजी आवास नहीं था। ये इनकी ईमानदारी का परिचय दिया जाता है। तो आज की अगर हम समय में देखते हैं, ऐसा व्यक्तित्व पाना ही बहुत बड़ी एक बात है। तो इसमें लेखकों ने भी बात लिखी है, इनकी बात सुनकर प्रभु ठाकुर गंभीर हो गए। जो आपको अभी बात बताई कि मुख्यमंत्री थे जब ये, उनके एक रिश्तेदार ने नौकरी पाने के लिए सिफारिश लगाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्हें दे दिए और कहा, जाइए उस तरह आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। ऐसा इनका कहना था।
तो एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से चलते थे। जो रिक्शा होता था उस टाइम का, तो अपना किराया देते थे उनको, उससे अपना सफर तय करते थे। तो यानी कि ईमानदारी का परिचय दिया गया है। उसके बाद में अगर देखते हैं उपलब्धियां, और भी डाक टिकट भी जारी किए गए, लेकिन जो विशेष उपलब्धि थी कि राजनीतिज्ञों को कुछ सीखने के लिए इनकी जो जीवन शैली थी, या इनके ईमानदारी या सत्यनिष्ठा थे, अड़िग रहना अपने उद्देश्यों पर, एक विशेष अचीवमेंट प्राप्त कर लेना। 64 वर्ष की आयु में सन 1988 में दिल के दौरा पड़ने से इनका निधन हो जाता है, और यहीं पर इनकी जो जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। लेकिन इनका जो व्यक्तित्व था, या इनकी जो टीचिंग्स हैं, या इनके सिद्धांत हैं, वो हमेशा जीवित रहेंगे। तो मैं कर्पूरी ठाकुर जी को सत सत नमन करता हूं। इसके साथ साथ ही आप इनके जीवन शैली से कुछ सीख सकते हैं। तो ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।